आज इंटरमीडिएट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट आयोजित हुआ। इस मॉक टेस्ट में जैसा बोर्ड में पूछा जाता है 70 क्वेश्चंस थ्योरी के होते हैं, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बिहाफ में 70 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसी तरह से सब्जेक्टिव और लॉन्ग का पैटर्न भी वही है। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 पूछे गए हैं, इसके क्वेश्चन और करेक्ट आंसर को बता रहे हैं मधुवेंद्र सर। सबसे पहले आपका क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर रहे हैं और क्वेश्चन डिस्प्ले होने के साथ साथ सर इसका करेक्ट ऑप्शंस बोलते जाएंगे, आपको मिलाते जाना। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन था, The specific charge of electron ईच is option C 1.8 into 10 to power 11 कूलम पर kg। ऑप्शन सी लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, the work done in rotating a dipole in electric field, आंसर B W equal to PE 1 minus cos theta। Question number 3, the relative permittivity epsilon r of the medium is option A epsilon m by epsilon naught। Question number 4, electrical capacitance of earth of radius r, answer B 4 pi epsilon naught r। Power of electric circuit is answer B V square by r। क्वेश्चन 6, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं बेहतर ढंग से C इक्वल टू 8.85 into 10 to power 12 फर्मी पर मीटर। द इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU 2.99 into 10 to power 9, ये 3 into 10 to power 9 भी ऑप्शन में हो सकता है, वो भी आंसर रहेगा अबाउट है। 8, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास मे इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन डी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल द डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q इक्वल टू आंसर 1 है, A है 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। And 64, identical drops of each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop। What is the capacity of big drop in the microfarad? आप इसे बनाएंगे 1 by CV स्क्वायर एनर्जी होता है, और कैपेसिटी बिग ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप जो होता है उसका रेडियस 4 टाइम्स हो जाता है, निकालेंगे तो ये आंसर इसका सी आएगा 20 माइक्रोफैराड। एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, और उसका डायमेंशन ml स्क्वायर, ऑप्शन डी ml स्क्वायर T - 3 I - 1। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड इन द कार्बन रेसिस्टेंस, इसको याद करेंगे, इसमें कोई ना कोई कलर आ सकता है एग्जाम में। इसका ऑप्शन सी होता है 5, ग्रीन कलर का। द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द करंट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0, ऑप्शन ए। The magnitude of force on the charge Q moving with the velocity v in the magnetic field, Lorentz force है, ये ऑप्शन 1 होगा, Q भी P sin theta। 16, for converting a galvanometer into the voltmeter B needs high resistance, ऑप्शन ए होगा। 17 क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन सी होगा। द वैल्यू ऑफ डीप एट द पोल और वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ 90 डिग्री होता है, ये वर्टिकल हो जाता है, मैं कंपास यहां पर 90 डिग्री होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर। एंड निकल इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, सी ऑप्शन होगा इसका। परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, इसकी परमिबिलिटी 1 से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन ए होगा। म्यू इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 21, द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसका आंसर डी है हेनरी।
क्वेश्चन 22, लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट 23, इन एसी सर्किट हॉट वायर एमीटर मेजर, हॉट वायर एमीटर मेजर, आंसर इसका सी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। 24, इंपीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। ये क्वेश्चन आप यहां पर जब एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं उसमें है क्वेश्चन नंबर 24, इसका ऑप्शन होगा आर स्क्वायर और डी छूट, देखिए ना, डी होगा, ऑप्शन इसका आंसर डी होगा। इसमें कुछ छूटा तो बता दे। नहीं ठीक है, वन लिख दिया है, ठीक है। इंपीडेंस, ए चॉक कॉइल इज ए, इसमें ऑप्शन बी सी डी दोनों हो जाता है, तीनों हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तो आप थोड़ा सा इसमें हो सकता है क्वेश्चन बदल के पूछे कि एक चॉक कॉइल हैज नॉट प्रॉपर्टीज फॉलोइंग, तो इसमें ये देंगे। बी भी होता है डिवाइस टू रिड्यूस करंट इन एसी सर्किट, सी भी होता है कॉइल ऑफ लार्ज इंडक्टेंस होता है, ये कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। देखा जाएगा, ऐसा हो सकता है ये लिखने में स्प्रिंट हो गया हो। अगला 26, द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड इट्स ईएमएफ phi is phi, then power factor will be, इसका आंसर है cos phi। ये आंसर हो गया आपको डी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो, क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 27 का बी। 27 समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The number of turns, 28 number question, the number of turns in primary and secondary coil of a step up transformer are N1 and N2। step up जहां पर वोल्टेज बढ़ता है उसका आंसर हो जाएगा आपको 28 का बी होगा, N2 is greater than N1। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, the phase difference बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों का पीक एक समय पर होता है, इसलिए फेज डिफरेंस इसका 0 होगा। ऑप्शन ए हो गया आंसर। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन इसका आंसर, थोड़ा सा इसमें समझना होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डी ऑप्शन होगा, ई क्रॉस बी जो परपेंडिकुलर होगा, आंसर इसका हुआ डी। क्वेश्चन 30 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर्स, गामा रे, गामा रे आंसर डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सब जान रहे हैं इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, एक्सरे होता है, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बायोकन्वेक्स लेंस mu equal to 1.5 has equal curvature and each of 20 centimeter, then power of lens ये बनेगा P is equal to 1 by f mu minus 1 ब्रैकेट में 1 by r1 and 2 r2 से, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका एक 20 सेंटीमीटर हो गया, दूसरा -20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा A 5 diopter। The critical angle of light passing from the glass to the air minimum, ये वायलेट कलर के लिए होता है, इसके लिए वायलेट कलर के लिए। क्वेश्चन 35, the angle of minimum deviation of the prism of refractive index mu and angle of prism A is, आंसर mu minus 1a, B ऑप्शन हुआ mu minus 1 minus a। When the ray of light enter the glass slab, its wavelength, इसमें एक्चुअली रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, इस क्वेश्चन में छुटा हुआ है, इसलिए हम आंसर दे नहीं सकते हैं कि वेवलेंथ घटेगा कि नहीं घटेगा। अगर मान लीजिए रेड मीडियम से डेंसर मीडियम जाता तो, और फिर डेंसर से रे तो अलग हो जाता है, इसलिए नन इसका आंसर होगा।
या पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर नन होगा। फॉर द शॉर्ट साइटेड आई स्पेक्ट्रल लेंस यूज, मायोपिया जिसको कहते हैं, मायोपिया में हम लोग कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 37 का 37 का ए हुआ। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्दी मैन इज अबाउट, ये 2 सेंटीमीटर होता है। 38 का बी आंसर हुआ। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट, इसको हम रिजॉल्विंग पावर को निकालते हैं मिनट में, वो 1 मिनट होता है। आंसर बी होगा इसका। द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट सपोर्टेड बाय, देखो ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट केवल पोलराइजेशन के द्वारा सपोर्टेड होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव को सपोर्ट करता है, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन। तो ये इसका आंसर, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। सी पोलराइजेशन, द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस। हम लोग जानते हैं 2 पाई अगर एंगल बनेगा तो पाथ डिफरेंस लेमडा हो जाएगा, तो यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, लेमडा बटा 2 पाई, और फिर फाई के लिए हो जाएगा लेमडा बटा 2 पाई फाई। आंसर हो जाएगा इसका सी, लेमडा बटा 2 पाई फाई। एंड द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू, कलर ऑफ थिन फिल्म ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन बी हो गया। ओके, आगे 43 हम लोग देखते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी से होता है। इसका आंसर होगा इंटेंसिटी। 43 इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव इंटरफेरेंस में होता है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ई, सब लोग जानते हैं एच म्यू होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ए एच म्यू। अगला क्वेश्चन 45, द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, ये 2 चीज पर डिपेंड करता है। अगर वर्क फंक्शन बड़ा होगा तो फिर एनर्जी उसका कम हो जाएगा, उसके बाद वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ बड़ा होगा तो एनर्जी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसका आंसर बी और सी दोनों देंगे। ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन को कहा जाता है मासलेस पार्टिकल्स, तो रेस्ट मास उसका क्या हो जाएगा, 46 का ए, फोटोन का रेस्ट मास ए 0। द पार्टिकल ऑफ मास m, charge q accelerated through the potential v, the de Broglie wavelength, de Broglie wave का फॉर्मूला आप जानते हैं, p मोमेंटम और एनर्जी से रिलेटेड होता है। इसका ऑप्शन सी होता है, h बटा रूट अंडर q 2qmv। 48, कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी हो गया। कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट 49, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 49 का डी हुआ। एंड विच सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डज नॉट लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, इसमें आप बी सी डी तीनों पढ़े हुए हैं सीरीज, ये तीनों इंफ्रारेड में होता है और एक नहीं पढ़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन इसका यही ए होगा, एम्प्री सीरीज, जो कि इंफ्रारेड रीजन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच सीरीज कम इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विच सीरीज इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बाल्मर सीरीज। इसमें ऑप्शन है बाल्मर सीरीज बी। डोनर इम्प्यूरिटीज एटम हैज वैलेंसी, ऑप्शन सी 5 होगा, डोनर इम्प्यूरिटीज। द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन का बोर्ड थ्योरी में आप पढ़े होंगे, NH2 पाई, और N1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, HY2 पाई, मतलब 53 का सी आंसर हो गया। एंड द डोनर इम्प्यूरिटीज एटम्स हैज वैलेंसी, डोनर इम्प्यूरिटीज एटम हैज, एनर्जी होना था थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, हैज एनर्जी E1 माइनस U2। 54 देख लो, डोनर इम्प्यूरिटीज ऊपर वाला वैलेंसी आ गया है टाइप में, डोनर इम्प्यूरिटीज एटम ये है ना, देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ एनर्जी, हाँ एनर्जी, एटम हैज एनर्जी, जो जंप करता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है उस क्वेश्चन में हम लोग ये, इसका आंसर हमारा हो जाता है पहला इनिशियल और 2 का एच म्यू होता है,
बी ऑप्शन होगा, लेकिन एनर्जी इसमें कर देगा एटम एज एनर्जी, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो गया E1 माइनस E2 इक्वल टू h म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, द सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सब लोग जानते हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स का क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। एंड द बीटा रे आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, सब लोग जानते हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड विच इज द चार्जलेस, अब देखो इसमें तुम खुद ध्यान दो, अगर नहीं जानते हो कि लग रहा है कि अल्फा तो होगा, ये बीटा तो होगा, ये प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा, नहीं है, सी आंसर हो गया। एंड टाइम ड्यूरिंग विच इज द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानता है कि हाफ लाइफ होगा। एंड विच इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर, इसमें जो ऑप्शन है उसमें हीलियम सबसे अधिक स्टेबल होगा, ए ऑप्शन हो गया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर इज अबाउट, इसको याद कीजिएगा क्योंकि इसमें अक्सर ऑप्शन नियर अबाउट रहता है और कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 2.27 10 to power 17 ऑप्शन हो जाएगा सी। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो मालूम है आपको कितना घटेगा, 2। विच ऑफ द रिलेशन इज द करेक्ट फॉर द रेडियोएक्टिव एटम्स, हाफ लाइफ से रिलेशन याद है, ऑप्शन डी होगा, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इनटू एवरेज लाइफ। To get n-type germanium impurities mixed with pentavalent n-type, इसका ऑप्शन सी हो गया। The current constant of the transistors are alpha and beta, सेमीकंडक्टर चैप्टर में है, और इसमें कुछ ये जो कांस्टेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना चाहिए। बीटा मोर देन 1 होता है और अल्फा लेस देन 1 होता है इस केस में, ऑप्शन बी हो गया। बाइनरी ऑपरेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है, ये सी ऑप्शन 2 से डिवाइड करके हम जाते हैं 65 में, हमारा आंसर सी हो जाएगा 11001। 2 सिंबल केवल बाइनरी के लिए दिया गया है, नहीं भी रह सकता है। 166 मेन गेट बेसिक गेट हमारा कौन होता है, एंड और एंड नॉट, उसी से अन्य सब बनते हैं। एंड नंबर ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 to power 14 हर्ट्ज एंड रेडिएट एनर्जी 6.2, आप इसको बनाएंगे और बनाने पर हम 10 to power 20 आंसर आएगा इसका 67 का। आरएमएस वैल्यू रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ दिया हुआ है 420, तो आरएमएस होगा 420 √2, 420 यहाँ √2 है, ये भी ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन डी होगा। कितना बहुत मेहनत किया फिर। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ये भी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं पीक वैल्यू और वो 1/√2, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1/, सर एक सेकंड, क्या है पीक वैल्यू, वोल्टेज ऑफ एसी 400, यहाँ पीक वैल्यू ऊपर है एंड आरएमएस वैल्यू √2 होगा, बी होगा। द मीन वैल्यू ऑफ एसी कंप्लीट साइकिल 0, ये हमारे आंसर हुए 1 से 17, इसमें 35 क्वेश्चन आएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं हम लोग का, जब से ये ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हुआ है, एक भी क्वेश्चन। अब आगे हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए 6 माइक्रोफैराडे कंडेंसर बाय चेंजिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट। अब देखें इसका ऑप्शन आप, तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स का आपने पढ़ा 1/cv², यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 10 से 20, तो हम लोग बनाते हैं 6 वोल्ट E = 1/2c पोटेंशियल डिफरेंस V2² माइनस V1²। ये फराडे में है हमारा, फराडे में कितना है हमारा 6 माइक्रोफराडे, 6 माइक्रोफराडे हम लिख दिए।
इसको हम 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्राइडे में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ देखो 1 से 3 हुआ, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये 400, और ये हो गया हमारा 100। तो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 300 आ गया हम लोग को 900 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल होगा, तो हटा देते हैं तो 9 इंटू 10 टू पावर आया था 4 इंटू जूल। ये हो गया हमारा एनर्जी E इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 जूल। समझे? एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन हो गया डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन, और इसका SI यूनिट और डायमेंशन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसके बराबर होता है। E इक्वल टू F बटा Q नॉट। हम इसको लिखेंगे कि चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का होता है न्यूटन, और नीचे हो जाएगा चार्ज का होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। डायमेंशन इसका कैसे निकालेंगे? डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, फोर्स का डायमेंशन M(L(T)-2 और चार्ज का IT, तो आगे हम लोग को M(L(T)-3I-1। समझ गया? 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करें छोटा में और एकदम बेहतर लिखें। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड डिफाइन ट्रांसफार्मर रेशियो। तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसमें रेशियो जो होता है वो सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है बटा प्राइमरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके रेशियो को हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन द एडवांटेज ऑफ LED। एलईडी का सबसे अच्छा एडवांटेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमारा हीट में एनर्जी वेस्टेज नहीं होता है, और दूसरा है ये डायोड जो है विजिबल लाइट उत्पन्न करता है। तो हम लिख सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी is a diode that emits visible light when energy is supplied, and it produces less wastage light, more useful light. Next question, sir. What do you mean by diffraction of light? Fifth question. Refraction of light से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल आया है, ये रिफ्रैक्शन, इसलिए इसे छोटा क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि पिछले साल आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5th, when light passes through a narrow या obstacle, किसी obstacle से पास करता है, the spreading of light when passes through the narrow open is known as diffraction of light। जब लाइट किसी नैरो ओपन से प्रवेश करता है तो फैलता है, this is spreading of light, well known as the diffraction of light। Sixth question, what do you mean by power of accommodation of eye? ये 2 क्वेश्चन सब बच्चा जानता होगा। पावर ऑफ समंजन क्षमता इसको कहते हैं। A healthy eye can see object lie at the 25 centimeter to far point infinity, and this is possible by the ciliary muscles, and it is possible to changing the focal length of eye lens. This power is known as the accommodation of eye। Seventh question, write Biot-Savart law। बायो-सेवर्ट लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, मे भी इस साल में पिछले साल पूछा हुआ है। बायो-सेवर्ट लॉ है कि कोई वायर है, उसका कोई हम लाइन, ये करंट एलिमेंट ले लें, आई करंट जा रहा है, और इसके कारण r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB प्रोपोर्शनल टू I and proportional to sin theta dl के प्रोपोर्शनल होगा
मतलब ये दोनों का प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। द एक्सप्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta बटा r। Eighth question, explain electric resonance. Directly proportional is 1/r square। Yes। Next question, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक रिजोनेंस। हाँ, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस LCR सर्किट में एक कंडीशन है। LCR सर्किट में एक कंडीशन है, जब हमारा मैग्नीफाइंग कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इक्वल टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। एक कंडीशन है और इसे कहते हैं रिजोनेंस। यहाँ इलेक्ट्रिक रिजोनेंस का हम सेंस ले रहे हैं। LCR सर्किट में ये कंडीशन पाया जाता है जब वो हमारा, आप LCR सर्किट में याद होगा, आप देखो पढ़े होंगे, याद देखो जब सीरीज में इसको जोड़ते हैं तो इसमें हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस सब इक्वल होता है तो करंट जो मैक्सिमम आ जाता है। ये रिजोनेंस की स्थिति है। याद करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन NAND गेट। हाँ, ये गेट, 3 गेट हम लोग तो पढ़े ही हैं, पढ़ेंगे और आएगा भी एंड और नॉट में अगर हम एंड को जोड़ के कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है ये। इसका ट्रुथ टेबल भी देख लो, लिखेंगे पहले क्या, इट इज ए लॉजिक गेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। ये शॉर्ट फॉर्म इसका है नॉट एंड नहीं। और इसका अगर हम कहें तो एंड में जो कंडीशन होता है, ये अगर हम इसका ट्रुथ टेबल के हिसाब से देखते हैं तो देखेंगे इनपुट इसका और आउटपुट। टेंथ क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसमें क्या है कि जो एंड है उसका कंप्लीमेंट हो उसको नॉट करते हैं। इसमें ट्रुथ टेबल नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है कि हर क्या तो लॉजिक गेट कहेंगे और इसका फुल फॉर्म हो गया नॉट एंड। और इसमें बुलियन एक्सप्रेस या नहीं पूछा है, लेकिन बुलियन एक्सप्रेस आपका क्या होता है, y a डॉट b और इसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन दे दो। यस सर, अगला इसी से रिलेटेड है, राइट ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन और ये बेसिक गेट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद हम करते हैं कि निश्चित रूप से दोनों आएगा। और कौन है सर, एंड। पहले ट्रूथ टेबल इसका देख लीजिए। इनपुट आउटपुट, और का मतलब कि दोनों में से कोई एक हो जाए। जैसे 0 1 तो भी 1, इनपुट में 1 0 तो भी 1 1 1 तो 1। एंड में है कि दोनों होना चाहिए। ये इनपुट आउटपुट, ये 0 1 तो फिर नॉट हो जाएगा, 1 0 नॉट। यहाँ पर ये 1 1 तो फिर 1। ये हमारा ट्रुथ टेबल आंसर। 11th क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। डायमैग्नेटिक सबस्टेंस के दो प्रॉपर्टीज, फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड द एटम डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगला सर, ब्रिस्टल लॉ। राइट ब्रिस्टल्स लॉ। कोई पार्टिकुलर कलर पर अगर लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट एंगल पर, ये अनपोलराइज्ड लाइट आया, ये मान लो ये एंगल हो गया IP, रिफ्लेक्ट हुआ, ये ट्रांसमिट हुआ तो रिफ्लेक्शन हुआ। ये जितना एंगल है उसी पर रिफ्लेक्शन हो गया। पार्शियली पोलराइज्ड, तो ये कंडीशन है, एक खास कंडीशन जिसमें कि पोलराइज होता है वो जब रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे, रिफ्लेक्टेड बीच में एंगल पाई 90 डिग्री बनता है।
तो इस कंडीशन में जो आईपी है हमारा 10 आईपी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, यही ब्रूस्टर लॉ है। निकाल भी सकते हैं रिफ्लेक्टिव म्यू इक्वल टू साइन आईपी बटा साइन आर। तो साइन आईपी आर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कर देंगे आप यहाँ पर, तो आ जाएगा साइन आईपी बटा कॉस आईपी म्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 आईपी। बंद करो ना, अभी पढ़ाना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस लिखना है। हाँ, एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, पी टाइप में जिसमें होल की संख्या अधिक हो। तो एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज को डालते हैं और हो ये पी टाइप में हम होल को इंक्रीज करने के लिए हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज को डालते हैं। 14 क्वेश्चन, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस हाँ, लिखना तो है। रेनबो प्राइमरी में एक ही ये ड्रॉप से जो पास होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में होता है, एक बार रिफ्लेक्शन होता है, और जो कलर का है वो एकदम सीक्वेंस में होता है, और सेकेंडरी में 2 बार होता है, और ये इसका ब्राइटनेस अधिक होता है, इसमें ब्राइटनेस कम होता है, और इसमें सीक्वेंस उल्टा होता है, रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से है जिसका डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, उसका हाफ लाइफ निकालना है। हाफ टाइप तो आपको मालूम ही है, फार्मूला में देखा है 6.93, और इसमें हम लोग एवरेज लाइफ दिया हुआ है 5.2 into 10 to the minus डीके 3 per कांस्टेंट दिया year। हुआ है 5.2 into constant -3 Per ये आप year। निकाल लेंगे इसको इक्विवेलेंट करके, नियर अबाउट इसका हो जाएगा 133 ईयर। 16 question, what happened when a forward bias is applied to PN junction? फॉरवर्ड बायस का मतलब हुआ कि जो पीएन जंक्शन का ये जो पी पार्ट है, ये जो एन है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। पोटेंशियल वेरिएंट इसमें जो है वो रेजिस्टेंस घटता है और अच्छा अमाउंट में करंट फ्लो करता है, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है। तो 17 question, define electric flux on a surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक किसी भी थ्रू किसी एरिया है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स में। ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका नॉर्मल पास होने वाले मैग्नेटिक का कैलकुलेशन करता है। 18 question, what is AD current? ईडी करंट, ईडी करंट बहुत लॉन्ग छोटा क्वेश्चन में हम दिए हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी मेटालिक कंडक्टर जो है उसमें अगर चेंज करते हैं आप इंड्यूस उसके करंट को उससे, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज मैग्नेटिक फील्ड के में कंडक्टर को रखते हैं तो उसमें करंट उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हैं उसमें, जैसे अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये देखिए यहाँ पर हमने प्लेट्स को ऑसिलेट कराया तो इसमें एक करंट उत्पन्न होता है, ये भंवरे की तरह, इसी को कहते हैं ईडी करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? शील्डिंग, अब देखो जनरेटर जितना भी होगा उसको एक कवरेज किया जाता है, कैप में रखा जाता है। इनसाइड कैप अगर कोई चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एकदम शील्ड हो गया आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये कैप जो है वो शील्ड हो गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। 20 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल सीरीज? हाँ, ये जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स का जब होता है तीसरे ऑर्बिट्स में 4 से 5 से 6 से 7 से, तो जो सीरीज उत्पन्न होता है उस सीरीज को कहते हैं पास्कल सीरीज। ये इंफ्रारेड रीजन में पाया जाता है। इस तरह से हम लोग 20 ऑब्जेक्ट ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन को देखें, इसमें से सिर्फ 10 का रिप्लाई आपको लिखना 10 है। देना है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 21 से 26 तक टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 3 का रिप्लाई लिखना है। 21 क्वेश्चन को हम लोग देखें। 21 क्वेश्चन कहता है कि 21 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना चाहिए। establish the expression for electric potential at a point due to a small electric dipole। मान लीजिए डाइपोल है, एक पॉइंट P है
ये एंगल थीटा बना रहा है, ये डायपोल के बीच का लेंथ 2a है, ये मिड पॉइंट है मानो O। तो हमारा ये 2a, ये AO कितना हो जाएगा? इस डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पॉइंट आउट करना है। हम पहले लिखेंगे कंसीडर ए डायपोल AB consists of charge -q and q at point A and B, and the distance between charge is 2a. O is the midpoint of dipole, and P is any point. Such its distance from O is r, and angle POB is theta. अब इस पर अगर परपेंडिकुलर डालते हो ऐसे फिर इधर, तो ये हमारा थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। ये मान लीजिए C है और ये D है, तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल AC को हम cos थीटा कहते हैं। कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये OC अब बटा इसके परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा AO। तो इसका मतलब हो गया OC डाले दो और AO। OC कितना हो जाएगा इसकी? OC हो जाएगा AO cos थीटा। AO A है हमारा, A cos थीटा। सिमिलरली OBD ट्रायंगल में लेते हैं, लेफ्ट हो जाएंगे। इस ट्रायंगल में अगर हम लेते हैं हमारा ये OB हमारा आ जाता है BA cos थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको ठीक, यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा ये जो डिस्टेंस है, अब इसके कारण पोटेंशियल अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसके कारण -q BA ले लेते हैं, और डिस्टेंस इसका यहाँ से हुआ r1 मान लीजिए, ये r1 मतलब AP, और फिर VB अगर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बराबर PB। तो हमारा जो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल कितना हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा PB माइनस Q बटा AP। देखिए पड़ा यहाँ पर। अब हमारा PB और AP केवल निकालना है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी भी यूज करेंगे। तो PB कितना होगा? PB ये अगर छोटा होता है, ये नेग्लिजिबल होता है A, तो हम इस PB को इस PD के बराबर ले सकते हैं, जो कितना हो जाएगा? तो इस केस में हम लिख सकते हैं R इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन A, देन PC इक्वल टू हमारा हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, और PBD इक्वल टू हो जाएगा R माइनस A cos थीटा। सबसे शॉर्ट तरीका है ये, एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, इससे आप बनाएंगे था तो इससे आप देखो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इधर कर दीजिए, 1/PD R माइनस A cos थीटा, R A cos थीटा। इसको सॉल्व आप करेंगे तो आ जाएगा आपको P cos थीटा, ऊपर में P इक्वल आ जाएगा आपको 2A into Q and cos थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको नेग्लिजिबल क्वांटिटी लेते हैं A स्क्वायर को, तो फाइनली हमारा पोटेंशियल आ जाएगा P cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिन लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, इसको आप प्रूव करना है, इसको एस्टेब्लिश करना है। बता दें सर। थिन लेंस का फॉर्मूला पता है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था, इसी को एस्टेब्लिश करके आपको दिखाना है।
देखिए थिन लेंस में हम दो स्फेरिकल सरफेस पर विचार करते हैं कि एक ना रहेगा तो रिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये O से एक रे गई ऐसे और ये नहीं रहता तो ये सीधे यहाँ आता, डॉटेड लाइन से दिखा रहे आता ये आई डैश, लेकिन इसके कारण यहाँ पर आ गया ये आई। अब ये आई डैश इसके लिए वर्चुअल इमेज बन जाएगा। और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हम लोग पढ़े हैं μ2 माइनस μ1 बटा r1 इक्वल टू μ2। उस फार्मूला के द्वारा यहाँ देखो अगर हम एक सरफेस ये ले लेते हैं A P Q C या A B ले लेते हैं C ले लेते हैं और D, तो और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का μ1 है और इस मीडियम का μ2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ABC इक्वल टू मान लीजिए R1 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि अभी हम सीधे बताए जा रहे हैं ADC इक्वल टू R2 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ U, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो V डैश और इसको मानो V। तो पहले अगर ये केवल सरफेस रहता है स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल सरफेस ABC भी है, हम लोग को क्या होता है रिफ्लेक्ट रे कहां से कहां जा रहा था μ1 से μ2 तो इसमें फार्मूला में हो जाता है μ2 V डैश माइनस μ1 U बराबर μ2 माइनस μ1 बटा R1। लेकिन ये लाइट यहां से ये जो सरफेस है उसको इसको कन्वर्ट कर दिया आई पर, फाइनल इमेज कहां बना आई पर, तो ये आई डैश तो वर्चुअल इमेज हो गया। तो फॉर स्फेरिकल सरफेस ADC भी है, इसमें हमारा वर्चुअल इमेज है, ये मीडियम में ही लाइट था पहले और बना के किसर μ1 में, तो फिर ये रिलेशन हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा म्यू, ऊपर लिखते हैं ये साइड μ1 बटा V माइनस μ2 बटा V डैश बराबर μ2 minus μ1 by R2 and adding equation 1 and 2 we have रिजल्ट आ जाएगा हमारा एग्जाम हो गया है, क्या करेंगे 1 माइनस R1 माइनस R2, अगर यहाँ कॉमन आप लेते हैं तो यहाँ N1 लेंगे 1 बाई V माइनस और यहाँ U बराबर N2 माइनस N1 1 बाई R1 माइनस R2। देखो यहाँ तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और ये कितना होता है 1 बाई F के, तो रिजल्ट में आ गया N2 बटा N1 माइनस 1 माइनस R1 माइनस R2। तो 1 बाई F इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का ले लेते हैं इस मीडियम के रिस्पेक्ट में म्यू R1 माइनस R2 एंड दिस इज लेंस मेकअप फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर में 2021 में आया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये देखिए, ये एक लेंस है
इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और दूसरा लेंस है जो आई पीस है, जिसका एपर्चर और फोकल लेंथ बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको जस्ट बिफोर इसके फोकल प्लेन का बाहर रखते हैं। एक रे हम ऐसे लिए, ये फोकस से गया। दूसरा हमारा ये देखो A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये इसका वर्किंग अब पहले लिखना होगा। सिंपल इस क्वेश्चन पूछा था इसमें कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकाले, तो आपको लिखना होगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, one is known as objective which is behind the object and other is eyepiece which is in front of eye. It is used to obtain a magnifying image of teeny particles. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के फोकस प्लेन से थोड़ा आगे रखते हैं और उसका इमेज A डैश B डैश बनता है। अब हम इस आई पीस को एडजस्ट करते हैं, स्क्रू रहता है जिसे एडजस्ट कर सकते हैं। दो स्थिति में आप इसका इमेज ले सकते हैं। फाइनल इमेज आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्राप्त कर सकते हैं और इनफाइनाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इनफाइनाइट पर अगर इंफिनिटी डिस्टेंस प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्निफिकेशन दोनों केस में निकालना होगा और दोनों में हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं इसमें। तो हमारा मान लो कि ये लेंस है L1 और ये है L2, तो ये बीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्निफिकेशन होता है बीटा बटा अल्फा। बीटा होता है कि एंगल सबटेंड बाय द इमेज ऑन लेंस, और अल्फा होता है कि जब ऑब्जेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है तो हमारे अनएडेड आई, बिना चश्मा का बिना लेंस का, ये बिना कंपाउंड जो एंगल बनता है उसको अल्फा कहते हैं। तो tan बीटा और अल्फा, इसको जब बीटा करते हैं तो कितना आ जाएगा देखिए। अगर ये कोई भी डिस्टेंस है, मान लो x है, हम d ही ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा बीटा इक्वल टू tan बीटा के बराबर A डबल डैश B डबल डैश बटा d, और फिर अल्फा हमारा इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बना है AB बटा d, तो m इक्वल टू आ जाएगा A डबल डैश B डबल बटा AB। अब अगर इसको कर ले हम A डबल बटा हम कर ले A इंटू A डॉट B डैश बटा AB, ये मैग्निफिकेशन हो गया आईपीस का, ये हो गया ऑब्जेक्टिव का। बहुत सिंपल है। इसको छोटा में आप क्या करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैग्निफिकेशन आईपीस का होता है 1 + d by FE, तो उस स्थिति में हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का V नॉट V, ये V ऑब्जेक्टिव U ऑब्जेक्टिव बटा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में d by FE, और जब नॉर्मल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बट d by FE। ये दोनों निकालना होगा, लिखना होगा। पहला क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू एक्सियल सोलेनॉइड। हाँ, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक इंडक्शन से है। तो समझ लीजिए सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ। एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस और उस करंट को आप वैरी कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ड्यू टू चेंज इलेक्ट्रिक करंट in a coil, magnetic field changes with induced EMF सिर्फ उसी के करंट फ्लो होने के कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। अपना
इलेक्ट्रिक करंट के और हेंस इंड्यूस्ड करंट, और इस घटना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन है, जैसे अगर मान लो कि कॉइल है ये, या गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, दूसरा कॉइल है ये, इसमें करंट फ्लो कराओ, इसमें करंट को चेंज कराओ, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी चेंज होगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, ये मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। इसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन इसका यही है कि क्या था सर, दो, हाँ, एक कॉइल है अंदर में, म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालोगे? एक सोलोनाइड है इनसाइड, एक है आउटर। जैसे मान लें कि सोलोनाइड है ये, और ये देखिए, और करंट हमने डाला एक में, दूसरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना उत्पन्न होगा? मान लो कि पहला जो कॉइल है उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट प्लेन एंड करंट पासिंग थ्रू इट। दोनों का लेंथ हम बराबर ले रहे हैं, L1, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, और फ्लक्स इससे कितना आ जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, आप यहां पर लिख लीजिए, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स हो गया, कैपिटल N जिसको कहते हो, और मैग्नेटिक फील्ड B पाई R स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया, और इससे हमारा जो एक्सप्रेशन हो गया, और यहां पर L1, ठीक है, ये क्रॉस टोटल आ जाएगा हमारा N1 N2 मैग्नेटिक फील्ड B, टोटल एक्सप्रेशन क्या है, बेंटे म्यू नॉट N1 म्यू N1 N2 पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, केवल निकाल लेते हैं हम, साइड कर लेते हैं इसका L को, L I करंट I को कर लेते हैं, यहाँ I छूट गया। ये जो एक सर्किट से देखा जाए, B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला जो सोलोनाइड्स है उसमें हम करंट I1 डाले हैं, और उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N1 नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ, और उससे पास होने वाली करंट, और उससे रिलेटेड दूसरा जो फ्लक्स है उसमें मैग्नेट, इसमें फ्लक्स होगा तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन निकालना था, तो दूसरे में जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ तो उसका नंबर ऑफ टर्न लेंगे, देखो यही हम N2L म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए कर रहा है, सेल्फ इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, और B मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। B का वैल्यू यहां से रख दीजिए, N2L B हमारा हो जाएगा म्यू नॉट Ni पाई R स्क्वायर, और यहां पर हम ले लेते हैं N1 N2 L म्यू नॉट पाई R स्क्वायर एंड I। ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यही M है। इस तरह से M हम निकाल लिए, M का वैल्यू ये हुआ। Using the postulates of Boy's model of hydrogen atom, obtain an expression for frequency of radiation emitted when an atom make a transition from the higher energy state with quantum number Ni to the lower energy state with quantum number Nf. तो वो हाइड्रोजन एटम के केस में बोर्स का जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन 25 पर हम लोग पहुंच गए। तो पहले तो आप कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। पहले हम लोग निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर, मान लो v वेलोसिटी है, रेडियस इसका r है, तो mv स्क्वायर बाई r
बराबर हमारा हो जाएगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, और डिस्टेंस की ऑर्बिट का स्क्वायर आर, और इससे हम लोग एमवी स्क्वायर निकाल लिए। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एमवी स्क्वायर, इसमें ये एक्सप्रेशन हमने लिया है, तो आर यहाँ पर भेज दीजिएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी टी स्क्वायर बटा आर। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे टी स्क्वायर बाई 2r। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे टी स्क्वायर बटा आर। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे टी स्क्वायर बाई 2r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे टी स्क्वायर बाई आर। हमारा 2r हो जाएगा तो सिंपली आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे टी स्क्वायर बटा आर। ये हो गया टोटल एनर्जी। क्यों जरूरत है एनर्जी का, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन कराना है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन कराना है। E इक्वल टू जे टी स्क्वायर बाई 2r। यहां तक पहुंच गए हम लोग, टोटल एनर्जी आ गया। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना हो जाएगा, बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है, नीचे तो जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा। n कर देंगे, n इक्वल टू कितना हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जेड ई स्क्वायर बटा 2rn कर देंगे, और कुछ नहीं। nth ऑर्बिट का हमारा एनर्जी हो गया। अगेन बोर्स पोस्टुलेट जो इसका इस्तेमाल अभी करना है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है mv r इक्वल टू nh बाई 2 पाई। बोर्स पोस्टुलेट्स के अनुसार हम लोग यही जानते हैं। इसी के अनुसार हम क्या करेंगे, रेडियस और v का वैल्यू निकालेंगे और एक्सप्रेशन में डालते हैं, और फाइनली जब हम डालते हैं तो हमारा जो rn इक्वल टू आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो En इक्वल टू -n जेड स्क्वायर e पर पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। ये इसमें एक रेडवेट कांस्टेंट है, वो हम लोग लेते हैं और यहां लिखते हैं E इक्वल टू En इक्वल टू -r hc बटा n स्क्वायर। अब ट्रांजिशन करेंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का, वह उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाता है फाइनल ऑर्बिट EF माइनस EI बटा H। तो ट्रांजिशन हम करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हम फाइनल रिजल्ट आता है RC इक्वल टू 1 माइनस NF माइनस NI। यही एक्सप्रेशन हमको निकालना है इससे। एंड लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन दो सब ग्रुप में बटे हुए हैं, दो सब क्वेश्चन है। पहला सब क्वेश्चन ये है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सेंसिटिव होता है वोल्टमीटर से, और इसका जो प्रिंसिपल है वो किसी भी सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करते हैं, स्टेडी करंट मतलब करंट हमेशा सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस सेक्शन के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही प्रिंसिपल है। पहला क्वेश्चन यही है कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ होता है कि
potential difference across any section is directly proportional to length of section। दूसरा इसमें है कि एक सर्किट खींचने के लिए ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसमें देखो एक एवी वायर होता है, ये सर्किट, ये डायग्राम आप अच्छा से बनाएंगे। ये एवी वायर हुआ पोटेंशियोमीटर में, और दो सेल जिसका कंपेयर करना है ईएमएफ, वो देखिए इस तरह से हम जोड़ दिए। इसका स्विच 1 हो गया, इसका 2 हो गया, बीच में एक स्विच होता है जिससे गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है, ये 3 हो गया। और जॉकी यहाँ पर मूव करता है एवी पर। मान लो एक स्थिति में J1 हो गया और दूसरी स्थिति में J2 हो गया, और यहाँ से हम ड्राइवर सेल है इसको जोड़ा हुआ है इसके साथ। उसका रियोस्टेट भी ले लेते हैं, एमीटर ले लो, एक रियोस्टेट ले लेते हैं, स्विच भी ले लीजिए कहीं, और इसको देखिए यहाँ जो पहले इस चौकी को हम घुमाएंगे इस वायर पर। मान लीजिए ए जे पर ये यहाँ से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो किया, तो ये इसको नल पॉइंट कहेंगे। तो ये मान लो L1 का, AJ1 बराबर L1 और AJ2 बराबर L2। तो हम जानते हैं कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2। इसी फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट में कि इसकी सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो सेंसिटिविटी ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी साल कि बाय द इंक्रीज करंट वी कैन चेंज दिस इंक्रीज दिस सेंसिटिविटी। ओके, इस तरह से हमारा 26 हुआ। आप इसको बेहतर ढंग से लिख लेंगे तब आंसर करेंगे। प्रैक्टिस इसका करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। इस तरह से मॉक टेस्ट के सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बता दिया गया। आप इसका मिलान कर लें कि कितने % आप सफल हो गए इसमें। अभी बहुत कम समय बचा है। आशा है कि यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप सबों को आने वाली जो मेन परीक्षा है उस सब की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।